हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ओजेनेसिस या अंडाणु जनन को पढ़ चुके हैं और अब जो है अगला हेडिंग या अगला टॉपिक आता है रजोधर्म या मासिक धर्म या फिर मंथली साइकिल। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। स्त्रियों में ओजेनेसिस ओवरी एवं यूट्रस में विविध परिवर्तनों की एक रिप्रोडक्टिव साइकिल से संबंधित है, जिसे हम रजोधर्म या मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ओके, ब्रेन के हाइपोथैलेमस अग्र पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड एवं स्वयं ओवरी स्वयं ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन से इस चक्र का नियंत्रण होता है। ओके, किस चक्र का? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म का। ओके, इस चक्र का समय सामान्यतया 24 से 34 दिन तक होता है, न्यूनतम 20 दिन और अधिकतम 45 दिन का, परंतु सामान्यतया 28 दिन का होता है। ओके, सामान्यतया रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 प्रावस्थाएं होती हैं। ओके, नंबर 1 प्रावस्था है रजोस्राव प्रावस्था या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज। प्रत्येक मासिक चक्र या फिर मंथली साइकिल का प्रारंभ रुधिर स्राव से होता है, जो कि लगभग 5 दिन तक चलता है। अब जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में किन किन पदार्थों का स्राव होता है, आइए इसे जानते हैं। इस स्राव में कुछ ऊतक द्रव्य श्लेष्म एवं यूट्रस या गर्भाशय के दीवार की अस्तर अर्थात एंडोमेट्रियम की कोशिकाओं के अतिरिक्त 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर भी होता है। ओके, और यह स्राव जो होता है यूट्रस वाल या गर्भाशय की दीवार के खंडन के कारण होता है। ब्लड में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफ़ी कम हो जाने से यूट्रस वाल या गर्भाशय की दीवार की धमनियां सिकुड़कर ब्लड सप्लाई को कम कर देती हैं और इसी कारण यूट्रस वाल या गर्भाशय की दीवार की अनेक कोशिकाएं डेड या मृत हो जाती हैं और दीवार का कार्यात्मक स्तर खंडित हो जाता है या बिगड़ जाता है। ओके, केवल आधार स्तर रह जाती हैं और इस पर ढकी एंडोमेट्रियम पतली रह जाती है। ओके, देखिए फिगर में, देखिए ये है स्ट्रेटम फंक्शनल यानी कार्यात्मक स्तर, ठीक, और शेष बची रह जाती हैं स्ट्रेटम वेसलिस। इस फेज में दोनों ओवरी को मिला करके लगभग 20 सेकेंडरी फॉलिक्यूलर फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ओके, और नंबर 2 फेज आता है प्री ओव्यूलेटरी फेज या फिर उसे हिंदी में कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं। यह जो होता है मंथली साइकिल के 60वें दिन से 13वें दिन तक होता है। ओके, देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए 60वें दिन से लेकर 13वें दिन तक जो है प्री ओव्यूलेटरी फेज की अवस्था होती है। ओके, 60वें दिन में पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच हार्मोन के प्रभाव के कारण 20 वृद्धिशील फॉलिकल्स में और अधिक वृद्धि होती है। ओके, देखिए 60वें दिन जो होता है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव के कारण 20 फॉलिकल्स में और अधिक वृद्धि होती है। ओके, और इनसे एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए तीनों फॉलिकल्स जो हैं वृद्धि किए हैं, उसके बाद इसमें से जो है इनहिबिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ओके, फिगर में ये संरचना जो है ये बताता है कि ये तीनों जो हैं फॉलिकल्स, इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ओके, कब? जब पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच हार्मोन्स के प्रभाव के कारण
20 फॉलिकल्स में अधिक वृद्धि होती है। इस फॉलिकल्स या इनसे जो है इनहेबिन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होने लगता है। ओके, आप देख सकते हैं इमेज में कि ये तीनों फॉलिकल्स से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण हो रहा है। ओके, इसलिए इस फेज को फॉलिक्यूलर फेज भी कहते हैं। ओके, और 60वें दिन ही प्रत्येक ओवरी में फॉलिकल्स में एक फॉलिकल्स अतिवृद्धि करके सभी फॉलिकल्स से बड़ी हो जाती हैं। ओके, आप देख सकते हैं फिगर में कि 60वें दिन तक जो है सभी फॉलिकल्स समान हैं। ठीक, उसके जस्ट 7वां दिन आता है या 60वें दिन से ही इन सभी छोटी छोटी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल्स वृद्धि करके उन सबसे बड़ी हो जाती है। ओके, आगे फिगर में देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ये फॉलिकल्स जो है उन सभी फॉलिकल्स से बड़ी हो गई है और जस्ट बढ़ती ही जा रही है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, इस बड़ी फॉलिकल से तो एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन के प्रभाव से या FSH हार्मोन जो है या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका स्रावण कम हो जाता है। उससे क्या होता है, अन्य फॉलिकल्स जो होती हैं उनका वृद्धि रुक जाती है और शीघ्र ही वो जो छोटी फॉलिकल्स थी उनका पतन हो जाता है या फिर वो डेड कर जाते हैं या मर जाते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लीजिए एक बार। जब सभी छोटी छोटी फॉलिकल्स में से जब एक फॉलिकल्स ग्रोथ करके या वृद्धि करके बड़ी हो जाती है तो उस बड़ी फॉलिकल से इनहिबिन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होने लगता है। ठीक, जिसके प्रभाव से FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है। और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है तब अन्य जो छोटी छोटी फॉलिकल्स थी उनका वृद्धि या विकास नहीं हो पाता। ठीक, और अंत में उनका पतन हो जाता है या डेड कर जाती हैं, मर जाती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर जो है ये वृद्धिशील फॉलिकल्स जो होती हैं वृद्धि करके मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाती हैं। ओके, के बाद जो है ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती हैं ये 20 mm या मिलीमीटर व्यास का होकर के ओवरी की सतह पर उभर आती हैं। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित LH हार्मोन्स के, LH का मतलब LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित LH हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के कारण इस मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, और यह फट करके सेकेंडरी ओसाइट को मुक्त करने अर्थात ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाती हैं। ओके, और ओवुलेशन या फिर अंडोत्सर्ग जो होता है वह 14वें दिन होता है। ओके, देख सकते हैं आप फिगर में, कि ग्राफियन फॉलिकल्स फट गई और जो है सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। ओके, फिगर में देख सकते हैं आप। ओके, ओवुलेशन के 1 या 2 दिन पहले ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की भी कुछ मात्रा स्रावित होती है। ओवुलेशन के समय स्त्री का तापमान कुछ बढ़ जाता है और म्यूकस या श्लेष्म की मात्रा बढ़ जाने से संभोग की या सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा जागृत होती है। ओके, और मुक्त हुई सेकेंडरी ओसाइट जो होती है वह गर्भाशयी नाल या यूट्रीन ट्यूब में चली जाती है। ओके, आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुई है वह जो होती है वह गर्भाशयी नाल या यूट्रीन ट्यूब में चली जाती है। ओके, और वृद्धिशील फॉलिकल्स के स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशयी दीवार या यूट्रीन ट्यूब का पुनर्निर्माण हो जाता है या फिर वह पुनः पहले की अवस्था में आ जाती है। ओके, उसके बाद नंबर 3 है पोस्ट ओवुलेटरी फेज। इसे हिंदी में कहते हैं
पश्च अंडोत्सर्गी प्रवस्था। ओके, आइए इसमें जानते हैं। उसके बाद जो है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसकी अवधि जो होती है वह 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक की होती है। ओके, इसमें क्या होता है देखिए फिगर में, यही जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती हैं यह एलएच हार्मोन्स के प्रभाव के कारण कार्पस लुटियम बन जाती हैं। ओके, जो कुछ एस्ट्रोजन तथा काफी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती हैं। ओके, फिगर में देखिए एक कार्पस लुटियम है। ओके, तीनों जब एलएच हार्मोन्स के प्रभाव के कारण ग्राफियन फॉलिकल्स कार्पस लुटियम बन जाती हैं तो इन कार्पस लुटियम से एस्ट्रोजन्स की कम तथा प्रोजेस्टेरॉन्स की काफी मात्रा में स्रावण करती हैं। ओके, कौन? यही कार्पस लुटियम जो होती हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कम मात्रा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की अधिक मात्रा स्रावण करती हैं। ओके, और इसीलिए इस अवस्था को लुटियल फेज कहते हैं। ओके, और इसी कार्पस लुटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भाशयी या यूट्रीन एंड्रोमेट्रियम मोटी हो जाती है। ओके, और इसमें ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है तथा इसकी कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का भंडारण हो जाता है और यह प्रक्रिया जो है 1 सप्ताह तक चलती है। यदि गर्भाशयी नाल या यूट्रीन ट्यूब में सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट के विदलन से बना विकासशील भ्रूण गर्भाशय में जाकर के प्लेसेंटा से जुड़ जाता है तो प्लेसेंटा से HCG हार्मोन का स्रावण होने लगता है। HCG हार्मोन्स क्या? इसका फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। ओके, और इस हार्मोन्स के प्रभाव के कारण कार्पस लुटियम सक्रिय बना रहता है। ज्यों-ज्यों गर्भावस्था या प्रेगनेंसी बढ़ती है त्यों-त्यों प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होने लगता है। ओके, जब प्लेसेंटा से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होने लगता है तो कार्पस लुटियम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे कार्पस लुटियम जो है डेड कर जाता है या मृत हो जाता है। ओके, नहीं तो उसके पहले जो है कार्पस लुटियम ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करता था। ठीक, जब भ्रूण या एम्ब्रियो प्लेसेंटा से जुड़ जाता है तो जैसे जैसे गर्भावस्था या प्रेगनेंसी बढ़ती है तो स्वयं प्लेसेंटा से ही प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होने लगता है। उसके बाद अब जो है कार्पस लुटियम की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो धीरे धीरे कार्पस लुटियम जो होता है यही कार्पस लुटियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यदि यूट्रीन ट्यूब या गर्भाशयी नाल में ओसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम का शीघ्र पतन होने लगता है या क्षय होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कमी के कारण गर्भाशयी दीवार के खंडन के फलस्वरूप मासिक स्राव के साथ अगले मासिक चक्र का प्रारंभ हो जाता है। साथ ही इन हार्मोन्स की कमी के कारण पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि में FSH तथा LH हार्मोन्स का स्रावण बढ़ जाता है और अंडाशयों में नए फॉलिकल्स की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और जो टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में बताने की। ओके, जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि ओवुलेशन में या अंडोत्सर्ग में स्त्री के किसी अंडाशय या ओवरी के मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के फट जाने से सेकेंडरी ओसाइट या द्वितीयक अंडकोशिका रिलीज हो जाती है या मुक्त हो जाती है और सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होकर के गर्भाशयी नाल या फिर यूट्रीन ट्यूब में चली जाती है और इस सेकेंडरी ओसाइट या द्वितीयक अंडकोशिका से
प्रथम ध्रुवीय कोशिका या फर्स्ट पोलर बॉडी चिपकी होती है और इसके चारों ओर जोना प्लेसिडा और इसके बाहर की तरफ जो होता है कोरोना रेडिएटा होता है। ओके, किसके? फर्स्ट पोलर बॉडी के चारों ओर जोना प्लेसिडा और इसके बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा होता है। ओके, तो आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, उसके बाद जो है यह यूट्रीन ट्यूब या गर्भाशयी नाल में पहुंच जाता है। ठीक, गर्भाशयी नाल में पहुंचने के बाद इस सेकेंडरी ओसाइट से एक फर्स्ट पोलर बॉडी या एक ध्रुवीय कोशिका चिपक जाती है। ठीक, देखिए ये फर्स्ट पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी या ध्रुवीय कोशिका के चारों तरफ जोना प्लेसिडा होता है। ठीक, फर्स्ट पोलर बॉडी के चारों तरफ जोना प्लेसिडा होता है। ठीक, देखिए ये जो ब्लैक कलर में, काले कलर में जो है एक भित्ति दिखाई दे रही है, भित्तिनुमा संरचना दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं जोना प्लेसिडा। ओके, ये जो काले कलर की दिखाई दे रही है इसे ही जोना प्लेसिडा कहते हैं। ठीक, और इसके जस्ट बाहर की ओर कोरोना रेडिएटा होता है। देखिए ये जो ब्लू कलर में संरचना दिखाई दे रही है इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसका नॉमिनेशन किया गया है। ऐसी एक गोल संरचना जो है एक कोरोना रेडिएटा है। ओके, और उसके बाद जो है ओसाइट्स या अंड कोशिका का निषेचन गर्भाशयी नाल या यूट्रीन ट्यूब के चौड़े भाग एम्पुलरी रीजन में होता है। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पुरुष का स्पर्म जो होता है स्त्री के वेजाइना एवं यूट्रस से होती हुई यूट्रीन ट्यूब या गर्भाशयी नाल में पहुंच जाता है, परंतु स्पर्म जो होते हैं ये अपनी मूल दशा में अंड कोशिका का निषेचन नहीं कर सकते। निषेचन योग्य होने के लिए स्पर्म में कुछ परिवर्तन होते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर जो है निषेचन के दौरान स्पर्म के साथ हो रहा है कि जब तक स्पर्म जो है अपने मूल अवस्था में कि जैसा स्पर्म मनुष्य की बॉडी से निकलता है उसी रूप में जो है वह एग्स से या अंड कोशिका से फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं कर सकता है। उसको निषेचन करने के लिए अपने आप में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, उसे कुछ खोना पड़ेगा, उसके बाद जो है वह अंड कोशिका से निषेचन कर पाएगा। ओके, आइए देखते हैं क्या क्या स्पर्म जो है होता है उसके बाद अंड कोशिका से निषेचन होता है। ओके, स्पर्म का निषेचन योग्य होने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें सामर्थ्यधारी या कैपेसिटिज्म कहते हैं। स्पर्म को निषेचन के लिए अपने आप को बदलने के लिए या अपने रूप में परिवर्तन लाने के लिए 7 घंटे लग जाते हैं। ओके, देखिए निषेचन को स्पर्म के लिए क्या क्या खोना पड़ता है। स्पर्म या शुक्राणुओं के एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन का स्तर तथा कोशिका कला का कुछ प्रोटीन हट जाता है। देखिए समझ गए ना कि स्पर्म जो है स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसे अपने आप को खुद बदलना पड़ता है। तो स्पर्म के एक्रोसोम पर से ग्लाइकोप्रोटीन स्तर तथा कोशिका कला के कुछ प्रोटीन्स हट जाते हैं। ओके, कई सौ सामर्थ्यधारी या कैपेसिटीज में स्पर्म जो होता है वह कोरोना रेडिएटा को भेद करके जोना प्लेसिडा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जोना प्लेसिडा तक पहुंच जाते हैं तो इस जोना प्लेसिडा पर कुछ प्रोटीन्स की अभिक्रिया होती है जिससे स्पर्म जो होते हैं इसी जोना प्लेसिडा पर चिपक जाते हैं। फिर स्पर्म के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम मुक्त होती है जो कि जोना प्लेसिडा लेयर की या जोना प्लेसिडा स्तर का अपघटन कर देता है या जोना प्लेसिडा लेयर को तोड़ देता है। ठीक,
स्पर्म के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम निकलता है जो जोना प्लेसिडा लेयर को तोड़ देता है या इसका अपघटन कर देता है। उसके बाद स्पर्म जो है सुगमता पूर्वक अंड कोशिका या ओसाइट के कोशिका कला तक या सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। ओके, देखिए, जब स्पर्म के एक्रोसोम से एक्रोसिन नामक एंजाइम मुक्त होता है तो वह जोना प्लेसिडा लेयर को तोड़ देता है या इसका अपघटन कर देता है। ठीक, उसके बाद स्पर्म सुगमता पूर्वक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक, सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। ओके, और जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पहुंचती है उसके तुरंत बाद ही अंड कोशिका से कुछ ऐसे एंजाइम का स्रावण होता है जो जोना प्लेसिडा लेयर को अभेद बना देते हैं। यानी कि उसके बाद जब एक स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट या अंड कोशिका तक पहुंच जाता है तो उसके बाद अंड कोशिका जो है कुछ एंजाइम का स्रावण करती है या कुछ एंजाइम को मुक्त या कुछ एंजाइम को रिलीज करती है, जो कि वह एंजाइम जोना प्लेसिडा लेयर को अधिक कठोर बना देते हैं ताकि और दूसरा स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन ना कर सके। ओके, जब एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन या अंड कोशिका तक पहुंच गया उसके बाद कोई भी स्पर्म अंड कोशिका में इंटर नहीं कर सकता है। ओके, और सब जितने स्पर्म रहेंगे वही इसी जोना प्लेसिडा लेयर पर पहुंचकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, और वह जो पहला स्पर्म जो अंड कोशिका के सेकेंडरी अंड कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है उसके लिए कुछ प्रोटीन्स की अभिक्रिया होती है जिससे वह पहला स्पर्म जो अंड कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है वह सुगमता पूर्वक अंड कोशिका के अंदर इंटर कर जाता है। ओके, जब स्पर्म अंड कोशिका के अंदर पहुंच जाता है तो अंड कोशिका एक्साइट या उत्तेजित होकर के अपना दूसरा परिपक्वन विभाजन पूरा करती है। ओके, अतः अंड कोशिका और सेकेंड पोलर सेल तथा एक बड़ी अंड कोशिका में विभाजित हो जाती है। ओके, यह प्रक्रिया कब होती है? जब स्पर्म जो है एक्स या ओसाइट के अंदर इंटर कर जाता है तब। ओके, उसके बाद अंडाणु के केंद्रक में हैप्लॉयड समूह के गुणसूत्र विभाजन के लिए एक रेखा में सज जाते हैं। ओके, यानी एक रेखा में एक कतार में लग जाते हैं। ओके, और इस केंद्रक को अब हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ओके, इसकी ओर बढ़ते हुए स्पर्म का केंद्रक भी कुछ बड़ा होकर नर पूर्व केंद्रक या मेल प्रोन्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस दोनों के मिलने के बाद जाइगोटिक केंद्रक बन जाते हैं और इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। हमें पता है आपको लास्ट के 2-3 लाइन नहीं समझ में आएंगे, ये जो है आपको अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अगर आप सीरियल वाइज लगातार वीडियो देखते हैं और एक भी वीडियो मिस नहीं करते हैं तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, वरना अगर बीच बीच में से वीडियो को देखेंगे तो आधा समझ में आएगा और आधा बगल से उड़ जाएगा। ओके, तो वीडियो को सीरियल वाइज देखिए तो हर टॉपिक समझ में आएगा, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट करके पूछिए, हम अगले लेक्चर में उसे डिफाइन करने या बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, ओवरी से मुक्त सेकेंडरी ओसाइट लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बाद वह निष्क्रिय हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।